नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सोसाइटियों के बारे में कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कमेंट्स आता है। तो मुझे जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि आप पहले सोसाइटियों के बारे में से कि सोसाइटी का मतलब क्या होता है, क्यों सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं, क्यों सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं। सोसाइटियाँ कई तरह की होती हैं। कंज्यूमर सोसाइटीज होते हैं, फिर चैरिटेबल सोसाइटीज होती है, तो सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब घरों का एक समूह। अब सोसाइटी बनाने का उद्देश्य क्या होता है, ये पहले हम समझते हैं। सोसाइटी बनाने का उद्देश्य ये है कि जब हम कोई भी प्रॉपर्टीज एक जन की न होगी, अनेकों की हो, अब उसका रख रखाव, वहाँ की सुविधाएं, इस सबको एक व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर सकता है, न वो चीज़ को वहाँ पे लागू कर सकता है या उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर सकता है। तो उस समय लोग एकत्रित होते हैं और अपने एक समूह बनाते हैं, जो घरों का समूह होता है। उसके अंदर आपके घर, आपकी दुकान और उसके बाद आपकी सोसाइटी में जो भी उर्वरित क्षेत्र है, एक्सेस प्रॉपर्टीज है, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ पे सोसाइटी कैसे बनाई जाती है, इस विषय में पहले बात करते हैं। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के पहले एक जनरल सभा बुलाई जाती है। जो आपके लोग हैं, जितने क्षेत्र की आप सोसाइटी बना रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों की जनरल सभा बुलाई जाती है। उस सभा में सोसाइटी का नाम रिजर्व करना और सोसाइटी का बैंक अकाउंट खोलने के बारे में प्रस्ताव, म्हणजे ठराव किया जाता है, जो प्रस्ताव पास किया जाता है। अब ये प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास होता है, जिसकी मिनट्स बनाई जाती है। एक रेजुलेशन जिसको कहते हैं, मिनट्स बनाई जाती है, रेजुलेशन पास होता है और ये सर्वसम्मति से होता है, सबकी सिग्नेचर्स ली जाती है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि इस चीज़ में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये देना पड़ेगा कि जब आप पहली सर्वसाधारण सभा ले रहे हैं तो कितने लोगों ने, वहाँ के जो भी मकान मालिक या दुकान मालिक, जो भी आपके मेंबर्स हैं, कितने लोग आए, कितने लोगों ने मंजूरी दी, इस चीज़ की जांच करना और इसका रिटर्न स्टेटमेंट लिखित तौर पे करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स क्या होती है, कई क्षेत्र में जो लोग हैं, बड़ी तादाद में सोसाइटियां होती हैं। कहीं तो समझो 50 लोगों की सोसाइटी है, तो कहीं 5000 लोगों की भी सोसाइटियां होती है, 3000 लोगों की भी सोसाइटियां होती हैं। अब वहाँ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आपने या कोई एक व्यक्ति वहाँ पे एक सोसाइटी पहली सभा ले ली, वहाँ पे अपने प्रस्ताव पास कर लिया। अब प्रस्ताव पास करने के बाद आपको पता चला कि वहाँ के और जो लोग हैं, जो आपकी सभा में नहीं आए थे, वो दूसरी वहाँ पे एक सभा ले रहे हैं और वहाँ पे अलग नाम से एक सोसाइटी का नाम रिजर्व कर रहे हैं, और वो भी उसी तरह जिस तरह पहले वाले ने किया। अब यहाँ पे होता है वाद निर्माण हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि अब देखिए यहाँ पे बंटवारा हो गया। बंटवारा जब भी होता है विवाद का रूप लेता है। बंटवारा जब भी होता है विवाद का रूप लेता है, चाहे वो देश के मामले में हो, चाहे वो घर के मामले में हो, चाहे सोसाइटी के मामले में, वहाँ विवाद होता ही होता है। प्रॉब्लम्स होते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स।
अब उसका भी उदाहरण देता हूँ। अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन बार बार पाकिस्तान इंडिया पे बिना कारण तकलीफ देते रहता है, आतंकवादी गतिविधि करता है, घुसपैठी करता है। तो ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम है ईगो, प्रॉब्लम है ईगो, अपने आप को बड़ा बनाना, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब जैसे हमारी फैमिली है, फैमिली जॉइंट है, जब वहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे बंटवारा होता है, और बंटवारे के बाद हम एक दूसरे के, अब दुश्मन कहिए या कंपटीटर कहिए, दोनों में वही वाद निर्माण होता है। बस वाद सिर्फ इतना है कि श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ कौन। इससे बचने के लिए आपको पहली सभा जो होती है, उस सभा में आपको ये देखना है कि आपके टोटल कुल कितने लोग हैं और कितने लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई है, उनके नाम की लिस्ट बनाइए, उनके सिग्नेचर्स लीजिए, जिससे कल को ये विवाद निर्माण नहीं हो। क्योंकि आपने बहुत सारे में देखा होगा, क्योंकि सोसाइटियों का जो है, अलग अलग तरह की सोसाइटीज होती है, उससे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन खासकर ये सारे माड़ा, ये जो भी स्कीम्स हैं, इसके अंदर खासकर सोसाइटी का बहुत महत्व है। और ये वाद निर्माण ना हो, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है कि जो भी पहली सोसाइटी, पहली सभा, मतलब संस्था की जो भी पहली सभा होगी, उसमें जो भी आपका सहायक निबंधक है, वहाँ के डिपार्टमेंट का एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, एक ऑफिसर वहाँ पे रहेगा, उनके सामने ये सभा होगी और इसका वीडियो चित्रीकरण करना पड़ेगा, वीडियो चित्रीकरण करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद भी यदि आपके अंदर फिर भी वाद निर्माण होता है कि भाई नहीं, हमारी अलग सोसाइटी, उनकी अलग सोसाइटी है, तो वहाँ पे जो सक्षम न्यायालय है, अप्रोप्रिएट कोर्ट है, वहाँ पे ये मसला चलेगा। जैसे कोऑपरेटिव कोर्ट्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि मेजॉरिटी किसकी, जहाँ मेजॉरिटी रहेगी उस चीज़ को मान्यता दी जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप जहाँ पे सोसाइटी नहीं है, अब जहाँ ऑलरेडी सोसाइटी बन गई है, उसके विषय में हम बात करते हैं। जहाँ सोसाइटी नहीं बनी, तो वहाँ पहले आप एक दूसरे से जो भी उनका विचार है, उस विचार को व्यक्त किया जाए, एक दूसरे के विचार को मिलाया जाए, लोगों के एक मत से एक पहली सभा लिया जाए। सभा लेने के पहले आपके उस क्षेत्र में कितने लोग हैं, उनके नाम की यादी बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपके पास मेंबर्स की यादी नहीं रही, तो आपको नहीं पता चलेगा कौन आया कौन गया। अब यादी से क्या होता है वो भी हम बताते हैं। अब जब पहली सभा होगी, उसमें जो भी लोग आएंगे, आपके पास पूरी यादी पड़ी है कि आपके क्षेत्र में कितने लोग हैं। अब जो लोग आएंगे, जो प्रस्ताव मान्य करेंगे, सोसाइटी का नाम रिजर्व करना, बैंक में अकाउंट करना, और ये जो भी चीज़ें हैं, ये प्रपोज्ड की बात कर रहे हैं। प्रपोज्ड में भी अकाउंट खोलने के लिए आपको परमिशन मिलती है। अब वहाँ पे जब लोग आएंगे, तो आप जितने भी लोग आते हैं वहाँ सिग्नेचर्स करते हैं, तो आप उनके नामों की जांच कर सकते हैं कि कौन कौन सभा में उपस्थित नहीं था और कितने लोग नहीं थे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं
कि 100 में से मात्र 30 लोग आए थे, वो अल्पमत माना जाएगा। अब पता चला आप 30 लोगों ने पहली सभा ले लिया, अब दूसरे दिन दूसरे लोगों ने 50 लोगों की सभा ले ली, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। तो इसके लिए सर्वसम्मति से लोगों के विचारों को एक करके एक संस्था बनाइए, और उस संस्था में आपको पहली बात, आप डेवलपमेंट की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, पहले तो आप अपने क्षेत्र के विषय में जा रहे हैं। तो वहाँ पे सोसाइटी का नाम रजिस्टर करने के लिए और बैंक अकाउंट खोलने के लिए प्रस्ताव पास करेंगे। अब वहाँ पे सर्वसम्मति से यदि आपके सब कुछ हो जाते हैं, मिनट्स बन जाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं, अब उस चीज़ का डिटेल्स अब एसआरए को दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एसआरए, एसआरडी और ये सब मैटर में वहाँ के प्रतिनिधि आते हैं जिनके सामने वीडियो, तो उसकी सबकी कॉपी, वीडियो की सीडी, आपके जो भी मिनट्स बने, जो प्रस्ताव पास हुए हैं, रेजुलेशंस, वो ठहराव, वो सब आपको एआर डिपार्टमेंट के पास देना पड़ेगा कि भाई हमने सर्वसम्मति से मीटिंग लिया, किसी की प्रॉब्लम्स नहीं है, सबके सिग्नेचर्स हैं यहाँ पे और सब लोगों ने सहयोग दिया है, और हम ये नाम से हमारी संस्था को रजिस्टर्ड किया जाए। अब आपको वहाँ से परमिशन मिलेगी प्रपोज्ड में। अब समझिए आपकी संस्था का नाम का रिजर्वेशन का प्रपोजल चला गया है, बैंक अकाउंट के लिए चला गया है। अब जब आपका सोसाइटी रिजर्व होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको वहाँ से आपका जो भी नाम आपने चुना है, अब उसमें नाम जब आप चुनते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या इसी सेम नाम से कहीं और सोसाइटी तो नहीं आपके क्षेत्र में। अगर सेम नाम रहेगा तो आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एक नाम से 2 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब यहाँ ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद समझिए आपकी प्रपोज सोसाइटी है, आपका डेवलपमेंट करना है आपको, फिर आपको वहाँ पे एक सभा लेनी पड़ेगी, उस सभा में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया डेवलपर्स किसको अपॉइंट करें, क्योंकि ये कब होगा जब डेवलपर्स आपके पास आएंगे कि भाई हमें ये डेवलपमेंट करना है, हम बात करना चाहते हैं, तो सभा लगेगी। उस सभा में सबसे पहला प्रस्ताव मैंने कल भी बताया था और आज भी बोल रहा हूँ, भाड़े का ठहराव पहले करिए। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा रेंट है, उसमें 2 ऑप्शंस दीजिए, या तो ट्रांजिट एकोमोडेशन, संक्रमण शिविर, या तो फिर रेंट जो यहाँ लोकेलिटी के हिसाब से चल रहा है वो रेंट दीजिए, और हर साल 10% बढ़ा के दीजिए। अभी यहाँ बात ये आती है, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि सर यहाँ पे बिल्डर्स कहता है कि जो भाड़े मिलेंगे वो एसआरए के थ्रू मिलेंगे, तो मैं भी कहता हूँ कि सही बोल रहे हो, मैं भी कहता हूँ सही बोल रहे हैं। कारण क्या है? कारण झोपड़पट्टी के जो लोग हैं उनको दबाना है। आपको मेरी बात अगर यकीन नहीं है तो आपके ऊपर जब बीतेगी तो आप समझ जाएंगे क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ये प्रशासन, ये अधिकारी, ये डेवलपर्स और ये जो आपकी संस्था के कुछ लोग, ये आपको दबाना चाहते हैं। वो तकलीफदेह, बहुत तकलीफदेह है जो एसआरए से भाड़े आपको मिलेंगे। इसमें नुकसान नहीं है, इसमें आपका बेनिफिट ही है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स ये है कि ये जो भाड़े बिल्डर जमा करते हैं, आपको निकलने के लिए महीने 1.5 महीने लग जाते हैं। वो तकलीफ है, वो तकलीफ है। वो इतना समय क्यों लगाते हैं? अब मान लीजिए एक व्यक्ति का 33, 38 में घर टूटा। अब टूटने में ऑर्डर्स क्या आते हैं कि भाई इनको वहाँ पे प्रॉपर इनको किराया दिया गया है, नहीं, इस चीज़ की जांच करने के बाद ही घर तोड़ी है। ये रूल है, नियम है,
33-38 में नियम है कि जब तक आप अल्टरनेटिव एकोमोडेशन या क्यों किराया नहीं देते हो तब तक आप घर नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप मुझे बताइए, आपके साथ भी शायद 33-38 का जो प्रकरण हुआ हो, कभी पुलिस वाले ने, क्योंकि प्रोडक्शन तो पुलिस का है, कानून व्यवस्था किसको मेंटेन करना है, पुलिस को करना है, लेकिन क्या पुलिस के अधिकारियों ने कभी उस झोपड़ीदार को पूछा कि भाई आपको भाड़े वगैरह मिले या नहीं मिले, पहले बताइए? कभी नहीं। पुलिस ये प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ मूक दर्शक बनी रहती है। क्या? मूक दर्शक। यदि आप ऑब्जेक्शन लो तो आपको बोलने तक की इजाजत नहीं देती है। मतलब आपका जो अधिकार है उसको भी दबाया जाता है। जबकि पुलिस का काम है कि भैया डिपार्टमेंट को बोलिए भैया रुकिए, कौन कौन से झोपड़ी तोड़ने हैं अब बताइए, आप यहाँ खड़े रहिए, हम पहले उनसे बात करेंगे, उनका डिटेल्स लेंगे कि भाई आपका ये ऑर्डर्स आए हैं, ऑर्डर्स में आपका घर तोड़ना है। तो क्या आपको जो भी इस सारे के रूल से आगाऊ भाड़ा मिला है या नहीं, एडवांस रेंट प्रोवाइड किया गया या नहीं, ये जानना जरूरी है ये पुलिस डिपार्टमेंट को। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी कभी भी इस चीज़ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? आपके पास जो लेटर्स आते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसमें अपीलेट अथॉरिटी हो या कंप्लेंट अथॉरिटी हो, बाकायदा लिख के दिया जाता है कि ये चीज़ देखना आपका काम है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं करती। नुकसान आपका होता है। अब उसके बाद घर टूटते हैं, आप एआर के पास चक्कर काटते हो, वहाँ पे आपका डिटेल्स दो, वो डिटेल्स लेने के बाद फिर वो अपने हिसाब से काम करेंगे। 1 हफ्ते 10 दिन में वो मैटर भेजेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट में। अब जिस दिन भेजेंगे उससे समझो 3-4 दिन बाद वो लेटर पहुँचेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट में। अब अकाउंट डिपार्टमेंट में वो लेटर जाने के बाद फिर उसकी नोटिंग्स बनाना, 5 अधिकारियों के सिग्नेचर्स लेना, मतलब ये सिग्नेचर एक दिन में नहीं हो सकते क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये सिग्नेचर्स 1 महीने में नहीं हो सकते? इतना लंबा समय क्यों चला जाता है? कारण क्या? आखिर अधिकारी वहां बैठे क्यों? अधिकारी बैठे क्यों? कि दोस्तों मैं इसका भुक्तभोगी हूं, अभी भी बता रहा हूं। हमारे भाड़े का 27 तारीख को हमारी रिपोर्ट चली गई ऊपर स्क्रूटनी करके कि भैया इनका इतना भाड़ा निकलता है, ये अकाउंट नंबर है, ये आईएफएससी कोड है, इनका एनेक्शन नंबर ये है, नाम ये है, इनके बैंक का नाम ये है और इतनी रकम है, इनको ट्रांसफ़र कीजिए। 27 तारीख से आज तक अकाउंट डिपार्टमेंट में खाली नोटिंग्स ही चालू है, बाउचर बना रहे हैं। भाई कितने हो गए? 2 हफ्ते हो गए, मतलब 15 दिन। अब ये बाउचर्स बनेंगे, फिर अगले अधिकारी की सिग्नेचर होगी, सोमवार को पुटअप होगा या मंगलवार को पुटअप हो गया, क्या उसका अगला हफ्ता भी चला जाएगा। ये तकलीफें आ रही है किसको? झोपड़ी धारकों की। ये जो इनके काम में लापरवाही है, ढीलापन है, ये ढीलापन जो एसआरई के अधिकारी कर रहे हैं, ये अकाउंट डिपार्टमेंट के, वो ढीलापन कहलाएगा। भाई आपके पास आए, बिल्डर ने पैसे जमा किए, आपने देखे, डिपार्टमेंट ने आपको एआर ने भेजा है, तो आप ताबड़तोड़ इनके पैसे एक या 2 दिन के अंदर क्यों नहीं ट्रांसफर करते? इससे अच्छा तो डेवलपर चेक देता था तो 2 दिन में हमारे पैसे 3 दिन में ट्रांसफर हो जाते थे, चेक क्लियर हो जाता था। तो लेकिन ये सरकार ने ये जो भी चीजें फंडा बनाया, तो इसके अंदर ये अधिकारी को क्यों नहीं बोलती कि भैया 2 दिन में इनका क्लियरेंस होना चाहिए? ये समय ही आदमी को मारता है। अब भाड़े 2-2, 5-5 साल से नहीं मिले तो समय का ही अभाव है ना सर। तो 5 साल का समय काटना, ये वो आदमी बता सकता है जिसको भाड़े नहीं मिली। 3 साल का समय ये वो आदमी बता सकता है जिसको किराया नहीं मिला। क्या अधिकारी को समझ में आएगा उसने 3 साल क्या झेला? क्या ये एयर डिपार्टमेंट का अधिकारी को समझ में आएगा इनको क्या झेल रहे हैं लोग? क्या वो डेवलपर को पता चलेगा क्या झेल रहे हैं, या कमेटी के लोगों को पता चलेगा? तो दोस्तों इसलिए भाड़े का ठहराव कीजिए, उसके अंदर डालिए कि भाड़ा किस प्रकार आपको मिले।
भाड़ा किस प्रकार मिले और कैसे मिले, इसका ठहराव कीजिए। सोसाइटी आपकी सही है, आपके भाड़ों का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। मात्र यहाँ प्रॉब्लम्स यही है, अब जिनकी सोसाइटियाँ ऑलरेडी प्रपोज्ड हो चुकी है, उनकी सोसाइटी काम नहीं करती। मैंने पहले ही बताया कि भाई अगर आपके यहाँ पे एलओआई नहीं आई है तो आप 169 में मेजोरिटी के साथ में वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भैया ये चीफ प्रमोटर काम नहीं कर रहे, हमें कोई डिटेल्स नहीं बता रहे, ना मीटिंग्स ले रहे, सोसाइटी कैसी चल रही है हमें पता नहीं, ना हमें मेंबरशिप किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। अब सोसाइटियों के भी 3 प्रकार होते हैं, सोसाइटियों के भी 3 प्रकार होते हैं। अब वो 3 प्रकार ये है कि पहला, भाड़ेकरू सहभागीदार संस्था, भाड़ेकरू सहभागीदार गृह निर्माण संस्था। अब ये फ्लैट होल्डर्स की संस्थाएं होती हैं। अब दूसरा है भाड़ेकरू मालिकी गृह निर्माण संस्था, मतलब जो टेनेंट और ऑनर के बीच की एक संस्था है, वो प्लॉट पे लागू होती है, जो प्लॉट मालिक है उसकी संस्था है। अब तीसरा, अन्य गृह निर्माण संस्था, अन्य गृह निर्माण संस्था में आपका डेवलपमेंट और सहकारी गृह निर्माण संस्था, मतलब ये थर्ड में आपका उसमें आएगा कि आपका डेवलपमेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था है, डेवलपमेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था। तो ये जो गृह निर्माण में आपका आएगा, अब इसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सोसाइटी के पास होने चाहिए, क्या नेसेसरी है और क्या सोसाइटियों को देखना चाहिए, इस विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और समझाएंगे कि सोसाइटियों को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। उस चीज़ को समझिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी उस पर कमेंट कीजिए, और ये सोसाइटियों के बारे में जो भी चीज़ें हम बता रहे उसको ध्यान से सुनिए। सोसाइटियों में लोगों को डर यही होता है, सोसाइटी बनाते समय तो आप किसी को भी चुन लेते हो, फिर आप उन्हीं से डरते हो। अरे भैया आपने चुना है, आपने चुना है, आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको उन्होंने काम करने के लिए चुना है, ना कि वहां पे अपना अधिकार जताने के लिए। वो राजा नहीं है, उनको सिर्फ चुना है काम करने के लिए। आप मालिक हो, सब लोग मालिक हो, सोसाइटी के जितने लोग होते हैं वो ऑनर होते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। अभी सोसाइटी के विषय में जो भी चीज़ें कल बताएंगे कि 3 सोसाइटियों है, और आपकी जो सोसाइटी में क्या क्या रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या नियम्स है, इस विषय में बात करेंगे। लेकिन आप सोसाइटी के बारे में समझ जाएंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप अपने इलाके में जो चल रही सोसाइटी, उस सोसाइटी को पूछ सकते हैं कि भैया ये चीज़ आपने कैसे किया और क्यों किया, क्या यहाँ पे लोगों ने मत दिया था, ठहराव किया था, प्रस्ताव पास किया था, यहाँ पे नहीं किया तो आपको करने का अधिकार नहीं है। ये जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसके कितने पावर्स होते हैं, उनको क्या क्या अधिकार है, सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, एक एक मुद्दे पे आएंगे। तो आप समझिए इस चीज को, क्योंकि सोसाइटी का महत्वपूर्ण रोल होता है डेवलपमेंट में, और यही जो सोसाइटी जिनको आप चुन के बिठाते कमेटी में, यही आपके साथ विश्वासघात करते हैं। तो इनके साथ क्या किया जाए इस विषय में हम आने वाली वीडियो बात करेंगे। इनके पहले भी मैंने समझाया हूँ, लेकिन फिर भी अभी बता रहा हूँ, जिसकी सोसाइटी प्रपोज्ड है वो 169 में वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करें। यदि फर्दर कोई भी अप्रूवल नहीं हुआ है तो खाली आपको प्रपोजल डाला गया है। अगर एलओआई इशू हो गई है तो सर्कुलर 57 के हिसाब से। अब दूसरी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, सर्कुलर 57 एसआरए का है, अरे सर्कुलर 57 एसआरए का है और 169 सर्कुलर एसआरए में है। अब संस्था रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 9 में, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट सेक्शन 9 में ये संस्था रजिस्टर्ड होती है। आज मुझे सुरेंद्र सिंह देव जी ने कमेंट किया था
कि भाई मैं यहाँ पे 57 सेक्शन 50 में सेक्शन नहीं सर्कुलर उसमें डालिए, सर्कुलर 57 के अधीन हमारे जो भी योजना है उसमें एलओआई मिल चुकी है, काम चालू हो गया है, तो सर्कुलर 57 के अधीन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट सेक्शन 9 के अधीन हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड करने की कृपा करें। ये हमारी मांग है और हमारे जितने भी सभासद हैं उनकी हस्ताक्षर, तो मेजॉरिटी। आप अल्पमत रहेंगे तो आप कोई नहीं सुनेगा। अपने आप को जोड़िए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, लोगों को समझाइए कि नियम क्या है, तो उस चीज की जागरूकता आपको करना है। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, और आपका काम है वो जो व्यक्ति उस जानकारी को नहीं समझता है तो उसको हमारे चैनल से जोड़ना आपका काम है, ताकि ये हर व्यक्ति जो जरूरतमंद है, जिसको तकलीफ है इस चीज से, वो समझ सके कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, हम कल सोसाइटी के और भी जो चैप्टर्स हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस पर बारे में बात करेंगे। देखते रहिए आपका हमारा चैनल जागो इंडिया जागो डिजिटल। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।